हेलो एवरीवन, मैं रुद्रा। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हेडिंग में मैंने लिखा है, रेंजर परीक्षा में ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित प्रश्न। प्रीवियस ईयर में रेंजर एग्जाम में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे। उन 3 प्रश्नों को हल करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा और आप 1 मिनट से भी कम समय में उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको मैंने जो लेक्चर अपलोड किए हैं उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा, विथ कॉपी और पेन के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है कि रेंजर एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। रेंजर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखने के पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिले। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले बताया था हीटिंग इफेक्ट H, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही उस बैटरी का पोटेंशियल या विभव कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। H बराबर हीटिंग इफेक्ट कितना होता है, इसी को बोलते हैं वर्क डन। ये होता है Q इंटू V। चार्ज इंटू पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। आवेश और विभव को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिलता है। पहला फॉर्मूला ये बताया था, लेकिन हमको मालूम है कि Q बराबर होता है करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो आप Q की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो हीटिंग इफेक्ट का सेकंड फॉर्मूला बनता है आपका Q की जगह IT V या VIT, यहां पर T टाइम। तो सेकंड फॉर्मूला ये बना स्टूडेंट्स। ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, आप उस वीडियो को जाके ध्यान से देखिए। इसके बाद और क्या इक्वेशन हो सकता है? बाय ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ हमको समझाता है कि VIR में क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। V बराबर IR लिख सकते हो या I बराबर V अपान R, जैसी आपकी इच्छा। तो आप इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हो। H इक्वल्स टू हो जाएगा V। अगर आपको V पसंद नहीं है या V को एलिमिनेट करना है तो V का वैल्यू यहाँ रख दीजिए उठा के। तो यहाँ V की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा V की जगह पर हो जाएगा IR और IT। तो तीसरा इक्वेशन होगा I स्क्वायर RT। ये तीसरा इक्वेशन हुआ हीटिंग इफेक्ट का। अगर इसमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम मेंशन है, टाइम तो सब में रहेगा, करंट और रेजिस्टेंस दोनों मेंशन है, तो हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हो। या हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस सर्किट में या उस इंस्ट्रूमेंट में आप निकाल सकते हो। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर वोल्टेज और करंट और टाइम दिया हो, VI और T तीनों दिया हो, तो यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ द H। एक और फॉर्मूला है, चलिए, हीटिंग इफेक्ट का। वो क्या है देखिए, ये बेसिक फार्मूला ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट, फिर मैंने सेकंड ये किया, फिर इसको ओम्स लॉ से कन्वर्ट किया, ये कर दिया। अब आप I को कन्वर्ट करिए, VIT होता है। अब I की जगह क्या रख सकते हो? V अपान R। तो V अपान R और ये T। तो थर्ड इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स V स्क्वायर RT इंटू T। तो हीटिंग इफेक्ट के इतने इक्वेशन होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो हीटिंग इफेक्ट का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, या फिर VIT होता है, या फिर I स्क्वायर RT होता है, या फिर V स्क्वायर T अपान R। अगर इतना नॉलेज है तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आएगा तो आप बना लोगे, बशर्ते आपको देखना है। अगर चार्ज और पोटेंशियल को मेंशन किया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चार्ज, करंट और टाइम को मेंशन किया है, टाइम तो सब में रहेगा, केवल इसको छोड़े क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम का फैक्टर है करंट के साथ। तो
तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है तो ये वाला, अगर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम दिया है तो ये 1 2 3 4 चार इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर करंट फ्लो किया जाए वोल्टेज के थ्रू तो कितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा या कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो आप निकाल सकते हो। इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, केवल आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना मैं अभी आपको सिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पावर क्या है। पावर का मतलब होता है किया गया कार्य बटा समय, और यहां पर जो किया गया कार्य वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट। आप जितना वर्क करोगे उस वायर में या इंस्ट्रूमेंट में हीटिंग इफेक्ट के रूप में दिखाई देगा। तो किया गया कार्य उसके ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर है अपॉन टी। अब आप इसके कितने फार्मूले हुए, 1 2 3 4, तो इसके भी देखिए कितने फार्मूले बनेंगे। एच की जगह पर रखिए पहले Q इंटू वी अपॉन टी, यहां पर टी समय, तो ये हुआ V और Q अपॉन टी, तो V इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर होता है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर वोल्टेज मेंशन है और करंट भी दिया है तो आप पावर को निकाल सकते हो। फिर बाई ओम्स लॉ से इंटरचेंज कर लीजिए, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो ऑलरेडी मैंने यहां डिस्कस किया। अब आपको V को वैल्यू चेंज करना है, यानी V के टर्म्स में नहीं लिखना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, V की जगह देखिए IR लिखिए, IR ऑलरेडी यहां पर I है तो ये हो जाएगा I²R। यदि अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आप, अभी मैंने किसको एलिमिनेट किया था, V को, अब मैं I को एलिमिनेट कर रहा हूं तो V तो रहेगा, I की जगह पर ये उठा के ये वैल्यू रख दो, V अपॉन R, तो ये होगा स्टूडेंट V²/R। तो जैसे हीटिंग किसी भी वायर में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है, ये चार फॉर्मूले से डिसाइड हो जाएगा, QV के द्वारा, VIT के द्वारा, I²RT या V²T/R। वैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पावर कितना होगा ये इन तीन फॉर्मूले से डिसाइड हो जाएगा। P इज इक्वल टू VI या फिर I²R या V²R। तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो पहली चीज तो ये मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट आपको, अगर आपको मालूम है तो निश्चित तौर पर आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अभी हम न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हीटिंग इफेक्ट के कितने फॉर्मूले होते हैं, Q इंटू वी, VIT, I²RT, V²T/R। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। वही वर्क ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है किसी भी मैकेनिकल बॉडी का पावर होता है W/T। यहाँ पर मैकेनिकल बॉडी की जगह क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, तो उसका पावर कितना होगा, P इज इक्वल टू WD, वर्क डन की जगह QV लिखेंगे, QV इसको करेंगे तो VI। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक और फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद हम लोग रेंजर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अगले शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले की ओर चलते हैं। दो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हीट का कितना होता है, ये 4 ठोक होता है, पावर का ये, ठीक है, VI ये। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत हेल्प करेगा। अभी आपको समझ में भी आएगा कैसे, और इन सब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के डिस्कस भी किया है, आप उनको जरूर देखिए। फिर से अब मैं आपसे बता रहा हूँ, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में काफ़ी लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बना लोगे। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था उसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है रेंजर परीक्षा में जो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना। चलिए, मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को R1 R2 है, इनका पावर P1 P2 है, इनको सीरीज में जोड़ा जाता है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखिए अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको मालूम है RS, इनका रेजिस्टेंस सीधा ऐड हो जाता है, ऐसे जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे
आर एन। अगर मैंने एन रेजिस्टेंस को जोड़ा तो आर एन लिखेंगे। तो श्रेणी संयोजन में रेजिस्टेंस सीधा ऐड होता है, ध्यान दीजिए। और लेकिन इसका जो पावर होता है, इसका पावर P1 है, P2 ऐसे करके एन बल्ब लगे हुए हैं, उनका नेट पावर कितना होगा, ये ऐसा PS, रेसिप्रोकल ऐड होगा 1/P1 प्लस 1/P2 अप टू 1/PN। ये फार्मूला बताया था मैंने। यानी श्रेणी संयोजन में रेजिस्टेंस सीधा ऐड होते हैं लेकिन उनका पावर उल्टा ऐड होता है, 1/PS पावर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन 1/P1 प्लस 1/P2 स्टेप ऐड होगा, ये है। ठीक इसका उल्टा इसमें होगा, देखिए इसको सब नोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर। ये क्या है समानांतर में, देखिए इसमें होगा 1/, रेजिस्टेंस उल्टा ऐड होगा, रेसिप्रोकल ऐड होगा, लेकिन पावर सीधा ऐड हो जाएगा, PP पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 प्लस P3। इन सब को मैंने निकाल के भी दिखाया था, उस वीडियो में आप जरूर देखिए, इन सब को मैंने सॉल्व करके भी दिखाया। तो स्टूडेंट अभी हमारा मकसद क्या, देखिए अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट है, उनका R1 R2 दिया हुआ, उनके करस्पॉन्डिंग पावर भी दिया हुआ P1 P2, तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सीधा ऐड होगा, लेकिन नेट पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल ऐड होगा। यहाँ PS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, S का मतलब रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये है। उसके बाद एक और फॉर्मूला बताया था और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें मैंने अलग से डिस्कस किया है। और एक क्या बताया था, अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं और वोल्टेज तो सेम सप्लाई हो रहा है इस पर V, ठीक है, और बैटरी को हम चेंज भी नहीं कर रहे हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस है, यानी R ऐसे करके n टाइम्स। इनको एक बार सीरीज में जोड़ते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल में जोड़ते हैं। इसी प्रकार इनका पावर भी दिया हुआ P, जिसका रेजिस्टेंस R है, उसका पावर P है। इक्वल पावर्स दिए हुए हैं, यानी 60 वाट 60 वाट 60 वाट के 4 बल्ब आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ R, क्योंकि इनका पावर सेम है तो रेजिस्टेंस भी। तो स्टूडेंट यहां पर जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, अनइक्वल होगा तो आप अलग अलग सेपरेट करके निकालोगे, लेकिन इक्वल है, अभी आप देखोगे रेंजर में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है। अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग, उनके संग जो पावर वो भी इक्वल है, तो उस समय RS बराबर N² RP, इसको याद रखिए आप। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर R प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाते हो, प्रत्येक का मान R है, तो उस समय श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध के मान का N² गुना होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध के बारे में ये बात है। तो जैसे कि मैंने बताया कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध सीधा जुड़ता है तो उसका पावर क्या होता है, उल्टा ऐड होता है। तो इसमें अगर पावर के बारे में बात करें कि उनका पावर कैसे ऐड होगा, पावर के बीच में क्या रिलेशन होगा, श्रेणी संयोजन और समानांतर, यानी इन R प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी में लगाया, सीरीज में लगाया, मान लीजिए RS आया, फिर पैरेलल में लगाया तो RP आया, तो N प्रतिरोधों को लगाया गया जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध दिया हुआ है तथा उनका पावर भी दिया हुआ है। तो श्रेणी संयोजन में जो रेजिस्टेंस होगा वो समानांतर संयोजन में रेजिस्टेंस का N² गुना होगा। और चूंकि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस और पावर उल्टा है, ये फॉर्मूले में भी देख लीजिए, ये पावर रेजिस्टेंस देखिए आप, ये P ऊपर और ये R, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द R। अगर R सीधा ऐड हो रहा है तो पावर क्या होगा, उल्टा ऐड होगा। ये फॉर्मूला भी आपको सजेस्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, यहां P लिखोगे, यहां भी P लिखोगे, N² वैसे ही रहेगा, बस S की जगह यहां P लिख दोगे और P की जगह S लिख दोगे, खत्म। यानी पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन ये। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट कि इसके जरिए आप आधे मिनट के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हो। देखिए कैसे बनाओगे, एक एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर। अगर मान लीजिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस हैं, यानी यहां पर n का मान 3 है, ठीक है। इनको एक बार सीरीज में जोड़ा गया तो देखा गया उनका RS और PS देखा गया, इतना आ रहा है। और इनका पावर भी दिया हुआ है, इनका पावर कितना है, इनका पावर है, मान लीजिए इनका पावर है 20 वाट 20 वाट 20 वाट 20 वाट 20 वाट के 3 इलेक्ट्रिक बल्ब या 3 इंस्ट्रूमेंट जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध 3 3 3 है, आपस में एक बार श्रेणी क्रम में, फिर उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सीरीज में जोड़ने से RS और PS मतलब सीरीज में जोड़ने से, इसी प्रकार पैरेलल में जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा आपका RP/PP। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस श्रेणी संयोजन में रेजिस्टेंस, श्रेणी संयोजन में पावर, समानांतर संयोजन में प्रतिरोध और समानांतर संयोजन में ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। आप 20 वाट दिया है, इक्वल होना चाहिए, बस ध्यान देना है। आप कुछ नहीं है, n की जगह 3 रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो RS n 3 स्क्वायर, P की जगह क्या लिखोगे, अभी दिया नहीं है तो ऐसे, तो उस समय RS बराबर होगा 9 RP। तो स्टूडेंट अगर 3 ओम जिसमें प्रत्येक का जो पावर है 20 वाट, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया एक बार, फिर उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से जो प्रतिरोध का मान है समानांतर क्रम में जोड़ने से उसका 9 गुना हो जाएगा। और पावर क्या होगा, पावर का सब स्क्रिप्ट उल्टा होता है। यहाँ RS लिखा है तो PP लिखोगे, और यहाँ पर n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और PS PP है। तो PP कितना हो जाएगा, पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये होगा 9 PS, यानी ठीक उल्टा। यानी श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का मान, श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का मान समांतर संयोजन के 9 गुना होता है, तो पावर में ठीक उल्टा बोलोगे, पावर में ठीक उल्टा बोलेंगे। यानी श्रेणी संयोजन की जगह रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़ा गया तो उसी रेजिस्टेंस को का ठीक उल्टा होगा, यानी S की जगह P, यानी आप बोलोगे समानांतर संयोजन में शक्ति श्रेणी संयोजन में शक्ति का 9 गुना होती है। तो स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको आप याद, इसको आपको नॉलेज है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, और इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको निकाल के दिखाया, 4-5 मिनट लगता है निकालने में। तो इतनी चीजें आपको बननी चाहिए। अब हम लोग आते हैं रेंजर के प्रश्नों पर, जो 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में आज बात करते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, और रेंजर एग्जाम जो आगामी महीनों में होने वाला है उसमें आपका फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लाइट से रिलेटेड पूरे वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, लाइट से जितना भी लाइट है, जैसे गोली दर्पण, वो तमाम चीज़ों, कम से कम 18-19 वीडियो मैंने यूट्यूब में लाइट से रिलेटेड डाला, टॉपिक वाइज। अब मैं जो सीरीज डाल रहा हूँ वो है आपका करंट से रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सभी पूरी चीज़ों को मैं डालूंगा और सिस्टमेटिक वे में डालूंगा, टॉपिक वाइज, ताकि अगर आप कोई भी स्टूडेंट उसको सर्च करेगा तो एक ही जगह पर सभी चीज़ मिल जाएगा, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ों को जानने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि अब आप न्यूमेरिकल बना लोगे, और मैंने जैसा आपको बताया कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेगा। जब मैं प्रश्न लिखूंगा उसको सॉल्व करूंगा तो आप घड़ी मिला लीजिए तो आपको लगेगा 1 मिनट से भी कम समय में बन गया है। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो अलग चीज़ है, उसका टाइम मत जोड़िए आप, लेकिन जब उसको मैं सॉल्व करूंगा और आप भी करोगे तो 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर लोगे। ये कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। चलिए, रेंजर एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न प्रीवियस ईयर का। देखिए, 200 वाट 250 वाट और 100 वाट 250 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई में लगाए जाते हैं। परिपथ में प्रयुक्त शक्ति होगी
2 bulbs marked 200 watt, 250 volt and 100 watt and 250 volt are joined in series to 200 volt supply. Power consumed in the circuit. बहुत सिंपल प्रश्न, बहुत ही साधारण, इसको हमने बताया भी है लेक्चर्स में, लेकिन आपके एग्जाम में आया। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये प्रश्न को मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, बनाने का तरीका तो बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको बताया ये 2 बल्ब हैं, एक दूसरा बल्ब है, इस पे लिखा है, इसका पावर दिया है 200 वाट। ये तो मैं समझा रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। 200 वाट और ये है 100 वाट। कंपनी ने लिखा है कि, ठीक से थोड़ा मिटा के, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है ये और ये, इस पे लिखा है 200 वाट और ये मैंने बताया 250 वोल्ट, और ये 100 वाट और 250 वोल्ट, इनको सीरीज में जोड़ दिया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, इस टाइप का, इसकी जगह पर मैंने गोला बना दिया, रेजिस्टेंस लिख सकते हो। तो जैसे कि अभी मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ बेसिक फार्मूला आपको बताया था। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वी स्क्वायर अपॉन W से निकाला जा सकता है। तो जब भी किसी दो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका पावर P1 है, इसका P2 है। अब आपसे कितना टाइम लगेगा? अब अपना घड़ी स्टार्ट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैंने अभी आपको लिखा है कि अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो ये RS बराबर होता है, रेजिस्टेंस सीधा ऐड हो जाता है। और पावर कैसे ऐड होता है? पावर उल्टा ऐड होता है, 1/PS हो जाएगा, 1/P1 प्लस 1/P2। ऐसे जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे सबको ऐड कर देंगे। यहां पर डायरेक्टली ऐड करेंगे, यहां पर रेसिप्रोकल ऐड करेंगे, बस खत्म, प्रश्न बन गया आपसे। तो 1/PS बराबर 1/P1, इसकी जो क्षमता P1 दिया है कितना? अच्छा, एक चीज है कि कोई भी कंपनी ये लिखती है कि इसमें 200 वाट है, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। 200 वाट और 250 वोल्ट, यानी 250 वोल्ट की सप्लाई अगर इस बल्ब को दी जाए तो 200 जूल का ऊर्जा कंज्यूम करेगा। यानी इसको मैक्सिमम 250 वोल्ट चाहिए, उससे कम दोगे तो क्या होगा? डिम हो जाएगा। और यहां पर जो बैटरी लगी है वो भी 250 वोल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 250 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उतना वोल्टेज ये सहन नहीं कर पाएगा। हो सकता है श्रेणी संयोजन में वोल्टेज अलग और यहां पर कम हो या ज्यादा हो, अलग मसला है। तो जितना कंपनी बोल रही है, अच्छा इसको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि अगर किसी भी बल्ब में जो कंपनी जो चीज लिखती है, 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है इस, और 250 वोल्ट, यानी कंपनी ये बोलती है कि 250 वोल्ट की सप्लाई अगर इसको मिलती है, यानी इस पर या यहां पर इस रेजिस्टेंस पर या इस विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट अगर दोगे तो 100 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा कंज्यूम करेगा। इसका मतलब यह है, इसको ऑलरेडी मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। खैर, तो जितना वोल्टेज यहां कंपनी बोल रहा है, लिखा है उस बल्ब में, उतना वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो। लिखा है ये 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 250, जितने कंपनी बोल रहा है उतने ही आप दे रहे हो। उससे अगर आप कम दोगे तो थोड़ा सा वो डिम हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा, जैसा भी है। देखना पड़ेगा कि यहां पर कितना वोल्टेज है, यहां पर कितना वोल्टेज है, क्योंकि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंस पर या प्रत्येक विद्युत बल्ब पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है। यही वजह है कि घरों में जो वायरिंग की जाती है श्रेणी संयोजन नहीं की जाती बल्कि समानांतर संयोजन में। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल दिया है तो उस न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रश्न को अगर हमको बनाना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब समझने की भी जरूरत नहीं है, तो सीधा आप इस पर आइए। अब यहां से टाइम काउंट करिए। यहां P1 कितना दिया है? P1 दिया है कितना? 200 धन P2 कितना दिया? 100 वाट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, बस कितना टाइम लगेगा आप खुद देख लीजिए। यहां पर इसको 1/100 कॉमन ले लीजिए तो ये होगा 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1/PS बराबर हो गया 3/200। अब हमको PS की वैल्यू चाहिए, नेट कितना हो रहा है?
इसको रिवर्स करिए, पी एस बराबर 200/3, इसको डिवाइड करो तो ये 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, 0.66 आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग मैनर में आएगा, यानी 6, इसका सही आंसर होगा 66.67 और 6 इसका नियरेस्ट वैल्यू होगा 67 वाट। तो कहाँ है हमारा 67? ये हमारा 67। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा था ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करिए कि अगर श्रेणी क्रम में, बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ कंपनी ने जितना वोल्टेज बोला उतना ही दिया जा रहा है कि नहीं, तो प्रश्न में उतना दिया जा रहा है। कंपनी ने बोला 250 वोल्ट चाहिए इस बल्ब को, इन दोनों बल्ब को, तो 250 वोल्ट का ही आपको देना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, लेकिन घरों में हम लोग जो जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जो बोर्ड्स होते हैं, हर कमरे में जो पॉइंट्स होते हैं, वायरिंग होती है, वो एक दूसरे के समानांतर होती है, क्योंकि समानांतर होने से सबको इक्वल वोल्टेज मिलता है। समानांतर नहीं होने से हर किसी को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, जिससे कहीं पर कम कहीं ज़्यादा, तो वो अलग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन न्यूमेरिकल से क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको 1/PS लिखना है। रेजिस्टेंस का सीरीज में रेजिस्टेंस सीधा ऐड होता है, लेकिन पावर उल्टा ऐड होता है, यानी 1/P1, तो यहाँ वैल्यू रखिए तो आ गया। तो कितना टाइम लगा आपको? 1 मिनट से भी कम समय लगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो रेंजर एग्जाम में आया था, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन रेंजर एग्जाम का देखते हैं, क्या है। 220 वोल्ट पर चलने वाली एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है तो उतनी ही मात्रा का पानी कितनी देर में उबलता है। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट बॉयल्स 5 लीटर ऑफ द वाटर इन 5 मिनट। इफ इट्स यूज्ड ऑन 110 वोल्ट लाइन इट विल बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन। तो देयर आर कुछ ऑप्शन दिए हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। देखिए इसको सॉल्व करने का इतना आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में ही सब कुछ दे दिया है। सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में जो हीटिंग इफेक्ट का जो इक्वेशन उसको लिखो आप। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? स्टेप नंबर वन हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या फार्मूला था? ये QV था, फिर ये VIT था, फिर उसके बाद अगर इसकी इच्छा है तो I² RT, V की जगह IT के, और ये होगा V² R × T। चलिए पहले तो स्टेप नंबर 1 में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर कंटिन्यू लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए। कर लिया आपने? अब उसके बाद देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है 220 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज में पहले 200, यहां पर V1 दिया है 220 वोल्ट पर वो हीटर काम कर रहा था, और कोई निश्चित मात्रा का कोई 5 लीटर का कोई पानी है, कंटेनर है, पानी में 5 लीटर, किसी कंटेनर में 5 लीटर पानी है, उसको 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर उसको गर्म करने में टाइम जो लग रहा है T1, ये लग रहा है कितना? 5 मिनट लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाए, अब वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट की लाइन पे चलाया जाए तो अब उसको कितना समय लगेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन। ठीक, ओके। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में ये लिखोगे, फिर स्टेप नंबर 2 में जो दिया उसको नोट करो। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला चूज करोगे। पहले में वोल्टेज और करंट चाहिए, तो वोल्टेज तो दिया लेकिन करंट नहीं दिया है, समय तो ठीक है दिया है, इसमें भी दिया, इसमें भी। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल नहीं करोगे अभी आप, इसकी जरूरत नहीं है अपन को। इसको देखिए, उसमें करंट चाहिए, टाइम, तो यहाँ करंट को मेंशन ही नहीं किया है, तो इसको भी इस्तेमाल नहीं करोगे। अब देखिए लास्ट में यहां पर वोल्टेज मेंशन किया है और टाइम भी मेंशन किया है, R। अब ये R है क्या, इसको हम देख लेंगे। तो ये वाला सुटेबल है। तो नाउ स्टेप नंबर 2 में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो सबसे सुटेबल है। अब देखिए ये वाला यूजिंग फार्मूला, ये स्टेप नंबर 2 में। अब चलिए, ठीक है स्टूडेंट, मैं तो आपको समझा रहा हूं, तो हो सकता है 3-4 मिनट लगे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो 1 मिनट से अंदर बना लोगे कम समय में। चलिए
अच्छा, जो पानी है हीटर वही है, तो हीटर का रेजिस्टेंस भी वही होगा। तो यहां पर हीटर वही है, हीटर इलेक्ट्रिक हीटर वही है, तो उसका रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट होगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। हाँ, वोल्टेज को मैंने बदल दिया है, तो हीटर भी वही है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा, ये एम, ये भी कांस्टेंट है। जब पानी की मात्रा कांस्टेंट है आर, तो इसका आर कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी है ना। क्वांटिटी है तो हीट भी कांस्टेंट होगा, हीट कांस्टेंट, यानी उतने ही पानी को उतनी ऊष्मा देने के लिए कितना टाइम लगेगा। हीटर चूंकि बदल नहीं रहा है तो हीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चूंकि उतना ही पानी को उबालना है जितना पानी पहले था, 5 लीटर पानी, तो उतने ही पानी को उबालने के लिए आपको अब कितना टाइम लगेगा, तो ऊष्मा उसको उतनी चाहिए उबालने के लिए, तो एच भी कांस्टेंट हो गया। बस ये बस अब से न्यूमेरिकल बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, यहां पर फॉर्मूला है H1 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर R1 V1 T1 अपान R1, ऐसा लिखो पहली स्थिति में ये। दूसरी स्थिति में क्या हुआ, V2 स्क्वायर T2 अपान R2, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए, बस हो गया, बन गया आपसे, ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं। तो पहले आप ये फॉर्मूला चूज कर लिए, ये वाला। तो पहले में कितना हो रहा है, H1 V1 स्क्वायर T1 टाइम दिया R1, उस हीटर का रेजिस्टेंस है। फिर दूसरे बार में H2, अभी हम अलग अलग फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब चूंकि पानी को उबालना है, पानी को उबालना है, मकसद क्या है, उबालना है, तो इसमें हीट पहली स्थिति में भी H1 उसका हीट था, तो सेकेंड स्थिति में H2, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो दोनों को बराबर करके लिखे, तो ये होगा V1 स्क्वायर T1 अपान R1 और V2 स्क्वायर T2 अपान R2। चूंकि हीटर भी वही है, चूंकि हीटर बदल नहीं रहा है, हीटर वही है, यानी उसका मटेरियल भी वही है, तो देन R1 भी क्या होगा, R2 के, दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए R के बराबर है, तो यहां पर R लिखोगे, यहां पर R लिखोगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया V1 स्क्वायर T1 और V2 स्क्वायर T2। जैसे कि मैंने पहले बताया, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया 220, तो 220 का होल स्क्वायर, और इस 220 वोल्ट पर वो जो हीटर है पानी को 5 मिनट में गर्म करता है। यहाँ 5 मिनट लिख देता हूँ, वैसे सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन मिनट में आंसर दिया तो मिनट में लिखो। फिर V2, उसके बाद आपने क्या किया, हीटर में अलग सप्लाई दिया। हीटर वही है, उतनी क्वांटिटी को उबालना है, हीट उतनी जरूरत पड़ेगी जितनी, बस समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, जो भी है देखेंगे। 110, तो V2 यहाँ पर दिया है 110, ऑलरेडी मैंने पहले लिखा है। अब हमको T2 कितना चाहिए ये निकालना है, तो बस खत्म। तो T2 बराबर हो जाएगा 220 का स्क्वायर इंटू 5 अपान ये 110 स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट, देखिए 220 अपान 110, ये होल स्क्वायर में कर लो, इंटू 5 मिनट। तो T2 कितना समय लगेगा, ये कैंसल, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, ये 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया आपका 4 गुणे 5 बराबर 20 मिनट। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 20 मिनट होगा। तो कैसे बनाना है, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है, ऐसी आते हैं 1-1.5 मिनट के लायक, ये तो एक मिनट से भी कम समय लगेगा। क्या करना है, क्योंकि दोनों में हीट सेम है, क्योंकि उसी पानी को उबालना है, तो हीट उतनी लगेगी जितनी, हाँ टाइम ज़्यादा कम ज़्यादा लग सकता है। पहले 5 मिनट उतने पानी को उबालने में लग रहा था, अब उतने ही पानी को उबालने में अब 20 मिनट लग रहा है, लेकिन हीट तो उतनी लगेगी उबालने में। वो जो भी पानी को उबालने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही हीट उसको चाहिए, उतने हीट पर ही वो उबलेगा वो। तो ये उस कॉन्सेप्ट से H1 H2 बराबर हो गया, या H1 है H2 है। चूंकि हीटर भी बदल नहीं रहा है तो उनका रेजिस्टेंस R1 R2 की जगह R लिख के इसको कैंसिल कर दो, इसको इक्वेट कर दो, तो इसको सॉल्व कर दो, तो 20 मिनट आ जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो कितने आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। देखने से लगता है बड़ा कठिन है, ये कठिन नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके लिए मैंने अलग अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है रेंजर एग्जाम का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने से कठिन लगेगा, आपको लगेगा अरे बड़ा क्या क्या दे दिया करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बहुत ही कम समय में। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक घर की विद्युतीय लाइन में 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा जाता है, यानी घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो सबको मालूम 220 वोल्ट रहता है। उसे 9 एम्पियर की फ्यूज द्वारा सुरक्षित किया जाता है। आपको मालूम है फ्यूज क्यों लगाते हैं? फ्यूज लगाने का मकसद ये होता है कि घर में जो एक्सेस करंट या एक्सेस पावर कंजप्शन करते हैं, अगर हम अधिक जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर पावर का कंजप्शन कर दें तो एक फ्यूज़ लगाया था ताकि उसमें करंट फ्लो होके उसको करंट फ्लो होने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होने से क्या होगा, वो गल जाएगा। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर पावर कंजप्शन अगर आप करोगे, 220 वोल्ट है लेकिन आप 330 वोल्ट कर रहे हो, तो पावर कंजप्शन अलग होगा, उसके थ्रू क्या होगा, फ्यूज़ बता देगा, फ्यूज़ बेल्ट हो जाएगा। एक आइडियल जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ होता है, उसका मेल्टिंग पावर हाई होता है, मेल्टिंग पावर लो होता है और रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। तो एक फ्यूज़ वायर की खासियत क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक और तथा उच्च प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट करेंगे तो फ्यूज गलेगा ही नहीं, फिर वो पूरा सर्किट उड़ जाएगा। तो हमेशा फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट ये है, और फ्यूज को हमेशा मेंस के साथ सीरीज में लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, फ्यूज को हमेशा मेंस सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। घरों में जो वायरिंग की जाती है पैरेलल में, लेकिन फ्यूज वायर को मेंस के साथ, जो आपके घर में मेंस होता है जहां से बिजली एंटर करती है फिर घरों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फ्यूज के बारे में 3 बातें हैं कि फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, ताकि अगर हम जरूरत से ज़्यादा अगर पावर कंजप्शन कर रहे हैं, जितना फ्यूज की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो फ्यूज पहले ही बता देगा और मेल्ट हो जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। तो आपको पता चल, आप बोलते हो फ्यूज उड़ गया करके, फिर उसको आप चेकआउट करते हो। तो फ्यूज का कॉन्सेप्ट ये है। फ्यूज में 3 बातें हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, उतना जल्दी वो गर्म हो जाएगा और गल जाएगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी जल्दी गल जाना चाहिए, थोड़ा भी करंट फ्लो हुआ तो मेल्ट हो जाना चाहिए, राइट। और तीसरी बात यह है कि फ्यूज को हमेशा मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये तो 3 बातें तो एडिशनल बताया। हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं, न्यूमेरिकल हमारा काम है। चलिए, तो ये जो फ्यूज मैंने लगाया है, फ्यूज इस टाइप का रहता है, फ्यूज ऐसा करके ये फ्यूज मैंने लगाया, इस फ्यूज में बोल रहा है 9 एम्पियर का करंट फ्लो का, कितना इस फ्यूज में ये फ्यूज 9 एम्पियर के करंट को, इसमें मैक्सिमम 9 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकता, 9 एम्पियर। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है कि 9, और ये वोल्टेज मान लो दिया, कितना दिया वोल्टेज घर का, 220 वोल्ट। घर में 220 वोल्ट की सप्लाई, तो पावर कितना होगा, तो पावर के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक होता है आपका VI, एक होता है V²/R, ये होता है I²R। तो यहां पर कौन सा सूट कर रहा है, यहां पर I दिया है और V दिया है, तो V ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो पावर, तो मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम हो सकता है इस फ्यूज में, तो मैक्सिमम पावर होगा VI। V कितना है स्टूडेंट्स, V है 220 इंटू 9, 9 0 18 1980 वाट। बस प्रश्न बन गया आपसे। यानी उस फ्यूज वायर में बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है, और उसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम कितना पावर होगा, 1980 वाट। अगर आपने अपने घरों में 980 वाट से ज्यादा का खर्च कर दिया तो फिर वो उड़ जाएगा वो। तो खैर प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए पहले आप क्या करोगे, फ्यूज का चित्र, फ्यूज बना दे, फ्यूज में करंट ये दिया, आप देखो कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है, ये इसमें रेजिस्टेंस की जरूरत है, इसमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस नहीं दिया हमको, तो ना तो ये करोगे ना तो ये करोगे, ये वाला करोगे। इसमें वोल्टेज भी दिया है 220 और करंट भी दिया है आपका 9 एम्पियर, तो इतना वाट हो गया। अब आपको बोल रहा है कि इतनी इसकी कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी के अनुसार बोल रहा है, उसे 9 एम्पियर के फ्यूज द्वारा
समानांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्बों को एक साथ जलाया जा सकता है? A house wiring supplied with 220 volt supply line is the produce a 9 ampere fuse. The maximum number of 60 watt bulbs in parallel that can be turned on that line is. यानी अब हमको कितने बल्ब लगाना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपने ये निकाल लिया, क्योंकि अब इन बल्ब्स को कैसे लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बल्ब्स हैं, एन बल्ब्स हैं, इसको आप कैसे जोड़ रहे हो, समानांतर में जोड़ रहे हो, बस खत्म हो गया। समानांतर में जोड़ने से क्या होता है, समानांतर में प्रतिरोध उल्टा जोड़ता है, अभी स्टार्टिंग बताया था। लेकिन पावर कैसा होता है, सीधा जोड़ता है, अभी बताया मैंने, सॉरी, आरपी 1/RP। समानांतर संयोजन में प्रतिरोध उल्टा ऐड होता है, रेसिप्रोकल ऐड होता है, लेकिन पावर सीधा ऐड होता है, P1 + P2 अप टू ऐसा करके। चलिए प्रश्न बन गया अब आपसे, चलिए ऊपर लिख देता हूं, ये फ्यूज का खासियत बताया मैंने, देखो। तो इसका मैक्सिमम पावर, तो पावर इन पैरेलल में समानांतर में जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 + P2 + P3 ऐसा करके एन बल्ब्स को मैंने लगाया है, जिसमें प्रत्येक का पावर P1 P2 है, लेकिन यहाँ पावर इक्वल दिया हुआ 60 वाट का दिया है, 60 वाट, तो ये 60 वाट 60 वाट ऐसे करके एन बल्ब्स को लगाई, इसी एन्स को हमको ज्ञात करना है। तो ये P मैक्सिमम पावर कितना है, ये मैंने अभी निकाला 1980 बराबर 60 के पैरेलल में सीधा ऐड होता है, तो ऐसे कितने होंगे एन बल्ब, तो 60 धन 60 ऐसे करके ऐड हो रहा है एन टाइम, तो 60 × n, तो आपका आंसर आ गया 60 n बराबर हो गया 1980, तो देन n = 1980 बटा 60, तो ये हो गया। अब इसको काट के देखिए किससे, 6 × 6 6 × 18 और 6 × 18 33 आएगा, कितना आएगा 33। तो स्टूडेंट करना क्या है, बहुत कम, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप रेंजर के में फिजिक्स के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप सिस्टमेटिक लेक्चर अटेंड करोगे, यूट्यूब में जो मैंने डाला है उसको देखोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के कठिन लगता होगा, लेकिन कठिन नहीं है। पहले आप देखिए फ्यूज में क्या दिया है, 9 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है फ्यूज में, ठीक है, और 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए कि कौन सा यूज करेंगे, कुछ भी मत कर दीजिए, जो दिया उसी के अकॉर्डिंगली। तो ये V और I दिया तो ये वाला किया, तो इससे पता चल गया कि ये फ्यूज वायर कितना पावर इसमें मैक्सिमम लोड ले सकता है। 1980 वाट का पावर ये है मैक्सिमम पावर। आप कई तरीके से लगा सकते हैं, उन तरीकों से लगाओ तो आपको ज़्यादा समय भी लगेगा। मैं आपको जो तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, उसके लिए आपको बस ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस उल्टा ऐड होता है, लेकिन वही पावर सीधा ऐड हो जाता है। तो ऐसे 60 वाट के एन बल्ब आ गए, तो टोटल कितना होगा 60 एन, और टोटल पावर कंजप्शन इन फ्यूज में कितना हो रहा है 1980 वाट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे, 33 की जगह अगर आप मान लीजिए 60 कर दोगे, तो फिर जल जाएगा, ये वो लोड उठा नहीं पाएगा। तो 16 n = 1980, तो n की वैल्यू यहाँ 33, तो देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी 33। तो अगर आप देखोगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो इसलिए मेरा आप लोगों से एडवाइस है कि शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले पर ज़्यादा मत जाइए आप लोग। अगर आपसे कॉन्सेप्ट बनता है तो आप शॉर्ट ट्रिक मेथड को खुद ही अप्लाई कर लोगे, आप खुद ही बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इन सब को मैंने अलग से डिस्कस किया है वीडियो में, ये पैरेलल में ऐसा क्यों होता है, रेजिस्टेंस ऐसा उल्टा क्यों ऐड होता है, पावर सीधा क्यों ऐड होता है, सबको मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो इसमें 33 बल्ब लगाने पड़ेंगे, 33 बल्ब को वो फ्यूज साइन कर सकते। उससे ज़्यादा करोगे तो उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, फ्यूज हो जाएगा वो। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किसी स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि उन्हीं प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो PS/PP का निकालिए, यानी समानांतर संयोजन में पावर और श्रेणी संयोजन में पावर और समानांतर संयोजन में पावर का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ द EMF, व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड if the same resistances are connected in the parallel across the same EMF? Find the power consumption, find the ratio of the power consumption the series to power consumption in parallel combination। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 3, 1/3, 9, 1/9। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि सीरीज में जोड़ा गया तो इसका रेजिस्टेंस RS और इसका पावर PS। अब इसको पैरेलल में जोड़ा गया, पैरेलल, तो इसका RP लिखूंगा और इसको PP लिखूंगा। तो जैसे स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था और इसका अलग से वीडियो भी बनाया मैं, पावर इन ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी और समानांतर संयोजन में शक्ति, ये जरूर देखिए आप, ये आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने लगे पावर कंजप्शन के। तो 3 हमारे पास है, यहाँ पर R सब में इक्वल है, R करके 3 नंबर्स हैं, N की वैल्यू 3 है। इनको एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है, फिर एक बार पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इसका तो उस कंडीशन में मैंने आपको अभी भी बताया, R अगर ये पूछता है एग्जाम में RS और RP में क्या रिलेशन है, तो ये याद कर लूँ, स्टार्टिंग बताया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, यानी एक बार सीरीज में जोड़ा जाए, एक बार पैरेलल में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन का n² गुना होती है। ठीक है, और यही अगर पावर के बारे में बात करें, पावर यहाँ पर S है तो यहाँ पर P लिखोगे, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस उल्टा होता है, और ये n² यहाँ पर P लिखा है तो S लिखोगे, खत्म। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब ये फॉर्मूला बनता है तो अब आपसे कितना 30 सेकंड से भी कम समय में आप बना लोगे। अब यहाँ पर R की वैल्यू सेम है, R सेम है, R की वैल्यू सेम है तो पावर भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि तो उस कंडीशन में ये PP पूछा ऐसा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, तो यहाँ लिखो PP/n² PS, इसको लिख दिए स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, n की जगह पर 3 रख दो, बस खत्म। PP = 3² PS, तो PP/PS ये होगा 9, इसको ऐसे लिखो 9 PS लिख दो। आपको क्या पूछा है, PS/PP, उल्टा पूछा है, उल्टा कर लो, PS/PP, यानी श्रेणी संयोजन में शक्ति और समानांतर संयोजन में शक्ति का अनुपात, पावर कंजप्शन, द रेशियो ऑफ द पावर कंजप्शन द सीरीज टू पावर कंजप्शन इन पैरेलल, बस खत्म, ये बन जाएगा। तो PP/PS 9 है, तो इसका उल्टा करेगा तो 1/9, 10, खत्म। कितना टाइम लगा, 1 मिनट से कम समय बन गया। तो ये आपका डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो रेंजर एग्जाम में हीटिंग इफेक्ट से पूछे गए प्रश्नों पर आधारित था। इन प्रश्नों को बनाने के पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले बताए। वो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूलों को मैंने निकाल के भी दिखाया है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, 30 मिनट 35 मिनट ऐसे अलग अलग टाइम के हैं। आप उनको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कितने ईजी आते हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज का वीडियो और आपका फीडबैक मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप अपना फीडबैक भी दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि इस नॉलेज की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है। क्योंकि सही नॉलेज का होना भी इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, थैंक यू।